हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम सभी बात कर रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में। जी हाँ, अपने सदी का एक बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है मिलर्स एंड यूरी एक्सपेरिमेंट। क्या है एक्सपेरिमेंट जो 1952 में किया गया और क्या रहे इसके आउटकम, और फाइनली कैसे इस एक्सपेरिमेंट ने सारी साइंटिफिक कम्युनिटी को एक तरह से नए शुरुआत दे दी, नई जो है आयाम दे दिए। और इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि कई सारे नए एक्सपेरिमेंट्स, कुछ इसी तरह के रेप्लिका करने वाले एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए। और इसी के साथ साथ ये सबसे पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट रहा जिसने आधार दिया एवोल्यूशनरी आइडियाज को, ओरिजिन ऑफ सेल्स जैसी थियरी को। तो हम बात कर रहे हैं मिलर्स एंड यूरी एक्सपेरिमेंट के बारे में, और बात है 1952 के आसपास। हम बात कर रहे हैं उन दोनों महानतम साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है हैरोल्ड यूरे और स्टेनली मिलर। जी हाँ, अगर हम इन दोनों के बीच के आपस के कनेक्शन की बात करें तो यूरे पीएचडी गाइड है, डॉक्टरल सुपरवाइजर हैं, और वहीं पर एक कह सकते हैं फेलो, डॉक्टरल फेलो के तौर पर काम कर रहे हैं स्टेनली मिलर। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंटल वर्क बहुत समय से मिलर कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में ऐसा कोई संभावना है, क्या सच में वो प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर क्रिएट की जाएं तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं जैसा कि ओपेरिन एंड हैल्डन अपनी थियरी में कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इसी एक्सपेरिमेंट के सीक्वेंस में, प्रोसेस में आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला जो एक एडवाइस दिया गया हैरोल्ड द्वारा, या कह सकते हैं यूरे द्वारा, वो एग्जैक्टली क्या था। यूरे ने कहा कि यू शुड स्टिमुलेट अ रिड्यूसिंग प्रिमिटिव एनवायरनमेंट जो कि आप उस एपरेटस में क्रिएट कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए मैं छोटा सा कनेक्शन आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ या फर्स्ट सेल से देना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड हैल्डन थियरी कि जो सबसे शुरुआती एनवायरनमेंट था प्लैनेट के ऊपर, जब शुरुआती दौर में शायद लाइफ फॉर्म्स नहीं थी, उस समय का जो एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग था। और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर ही ड्यू टू द केमिकल एवोल्यूशन शुरुआती पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम प्रोटो सेल या फर्स्ट सेल कह देते हैं, वो शायद बने होंगे। और बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हैरोल्ड जी का कहना था कि क्यों ना उस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट को जो हम एपरेटस में क्रिएट कर रहे हैं, क्यों ना उसे स्टिमुलेट किया जाए बाय डिस्चार्जिंग द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। और इस सजेशन को सुनने के बाद फाइनली मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस नए इनपुट को ऐड किया और फाइनली कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। आप जानते हैं कि मिलर के इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट में कई प्रकार के सिंपल मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर कंप्लीट एपरेटस की बात करें तो इसमें मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन जैसे अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स यूज किए गए हैं इनटू द डिफरेंट प्रोपोर्शंस। और अब यूरे का आइडिया भी इंप्लीमेंट किया गया। और वो आइडिया क्या था, क्यों ना इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस किए जाए, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी रिलीज की जाए उस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो कि क्रिएट करने की कोशिश हो रही है बाय द स्टेनली मिलर। और फाइनली उनके इस सजेशन को इंप्लीमेंट भी किया गया। अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग तरीकों से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करने की शुरुआत शुरू की गई और फाइनली उसके रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। आइए देखें कि क्या रहा रिजल्ट। तो दिस इज द एंटायर आउटलाइन ऑफ द ग्लास एपरेटस जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया। याद रखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि मिलर अपने एपरेटस के अंदर कई सारे सुधार स्वयं करते थे। कई ट्रायल एंड एरर्स के बाद फाइनली कुछ इस प्रकार के एपरेटस का इजाद हुआ और कई सारे इंप्रूवमेंट्स, कई सारे बेटरमेंट्स इसमें खुद डिजाइन किए मिलर द्वारा। और अब देखते हैं कि क्या रहा उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का नतीजा। तो इस पूरे के पूरे एपरेटस के अंदर जो अरेंजमेंट है, मैं आपको बता दूं कि वाटर जो है वैसे लिक्विड फॉर्म में दिया गया है, लेकिन नीचे से गर्म करके इसे वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही साथ बाकी सारे जो भी सब्सटेंसेस हैं वो गैसेस फॉर्म में इस पूरे चेंबर में भरे हुए हैं। और ये रहा वो चेंबर जिसके अंदर ये सारे गैसेस हैं और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की अरेंजमेंट की गई। जी हाँ,
इलेक्ट्रोड्स लगा करके हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज की जाती थी, जिसकी वजह से अंदाजन तापमान 870 से 920 केल्विन, है ना, आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ केल्विन, या आप इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने केल्विन के सेंस में सारी जो है वैल्यू दे रखी है। इस तरह के हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस से वो स्थितियां बनी जिससे शायद ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर पाए, और इस एक इनपुट का जो फाइनल आउटपुट है, आइए उस पर बात करें। एक हफ्ते या एक हफ्ते से ज्यादा इस कंप्लीट सेटअप को एज इट इज रन करने के बाद कुछ बड़े कमाल से ऑब्जर्वेशंस निकल करके आए, लेकिन उसके पहले मैं हैलॉर्ड यूरे का जो रिक्वायरमेंट है मैं वो भी बता दूं कि जब उन्होंने ये आइडिया दिया कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करके देखो शायद कुछ हो जाए, तो उनके मन में एक बात थी कि शायद कई तरह के सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे अगर ऐसा कुछ किया जाए। लेकिन क्या ऑब्जर्वेशन रही, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो जो प्रोडक्ट आए वो कुछ इस प्रकार से थे, कई सारे अमाइनो एसिड्स, कई सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी देखने को मिले जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। तो आइए एक एक करके बात करें। एलानिन जैसे कि कुछ अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जैसी चीजें। फॉर्मिक एसिड इज नॉट अ अमीनो एसिड, बट इस प्रकार के कई स्मॉल और बहुत ज्यादा जरूरी बायोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हुए देखे गए। इसमें हाईलाइट होता है ग्लाइसिन, जो कि एक बहुत छोटा अमाइनो एसिड है लेकिन काफी जरूरी अमाइनो एसिड है, जो जनरली स्टैंडर्ड प्रोटीन्स या कह सकते हैं जो जनरली फंक्शनल प्रोटीन्स बनते हैं उसमें यूटिलाइज होता है। और इस ऐसे ही कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस को देख करके फाइनली इस कंप्लीट वर्क को, इस ऑब्जर्वेशन को, इस फाइंडिंग को पब्लिश किया गया इनटू अ साइंस जर्नल। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए देखें कि बाकी क्या क्या चीजें एज अ प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिलती है। तो प्रोडक्ट के तौर पर यहां पर अदर सब्सटेंसेस में नाम आता है यूरिया, हाइड्रोजन साइनाइड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड जैसी चीजें। और इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन ने, जी हां, इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन ने फाइनली बहुत कुछ बदल करके रख दिया। ऐसे सबसे शुरुआती एविडेंसेस के तौर पर इस एक्सपेरिमेंट को देखा जाता है जो कि ओपेरिन हैल्डन थियरी के सपोर्ट में था। इसके पहले तक की सारी बातें तो बस इस प्रकार की थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशन में, लेकिन फाइनली एक ऐसा एविडेंस अब साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने आ चुका था जो उस तरह के एनवायरमेंट में इस तरह की चीजें संभव है ये साबित कर चुका था। आइए देखें कि स्टैनली मिलर द्वारा जो सबसे पहला आर्टिकल पब्लिश किया गया वो एग्जैक्टली किस टाइटल के साथ था। प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड अंडर अ पॉसिबल प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, अर्थात अमीनो एसिड्स, और वो भी कौन से, जरूरी अमीनो एसिड्स बनाए जा सकते हैं प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर, उनका बनना संभव है उस प्रिमिटिव एनवायरमेंट के अंदर। और ये आर्टिकल साइंस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ 1953 में। ठीक है, ये उसकी छोटी सी एक स्क्रीनशॉट आपके लिए मैं ले आया हूं। और कुल मिलाकर के यहां से हुए बहुत सारे बदलाव। क्या लोगों ने जब ये देखा कि लैब कंडीशंस में बायोमोलिक्यूल बनाए जा सकते हैं या बन रहे हैं, ऐसे आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो अब होड़ सी मच गई अलग अलग प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स को बनाने की, प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट करके एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेट करने की। और इस तरह से आप देखेंगे कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक के बाद एक आते रहे और समय के साथ हमें और कई सारी जानकारियां मिलती रहीं, जिससे देखा गया कि सिर्फ अमीनो एसिड ही नहीं और भी कई प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं अगर प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट की जा सके। तो ये इस बात का सबूत था कि प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशन में इस प्रकार के रिएक्शन हो पाना संभव थे, जैसे कि ओपेरिन एंड हैल्डन अपनी थियरी में कह रहे थे। हाँ, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हुए कौन, यूरे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अचीवमेंट थी कि हाँ, मैंने सोचा था बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लेकिन ठीक है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जरूर मिले हैं जो काफी ज्यादा इसेंशियल और काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और बस इसी प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट है जिसने अपने समय पर एक बहुत जरूरी नींव रखी और एवोल्यूशनरी आइडियाज के अंदर
ओरिजिन ऑफ लाइफ के आइडियाज के अंदर कई सारे सपोर्टिंग एविडेंसेस का रोल प्ले किया। तो ये है हमारे आज का जरूरी टॉपिक। आशा करते हैं कि आज के इस छोटे से डिस्कशन से, इस छोटे से एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से आपकी जानकारी में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा। और अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और आपको क्या लगता है, ऐसे आप कौन कौन से और वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन।